Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your places. Now we are going to start our chapter next, fourth of political science. Chapter name is संस्थाओं का कामकाज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्थाएं क्या होती हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ काम किए जाते हैं। उन कामों को करने के लिए एक सभा का गठन होता है, वो सभाएं संस्थाएं कहलाती हैं, जिसके लिए संस्थाएं बनाई जाती है। आज का जो टाइम है वो लोकतांत्रिक है। हर एक देश लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर काम कर रहा है। तो प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं, कुछ ना कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ नीतियां होती हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, देखिए मैं बताऊं। लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना, कर संग्रह करना, नीतियां बनाना और उन्हें लागू करवाना, सरकारी कार्य प्रणाली तथा राजनीतिक जीवन का नियम बनाने वाली संस्थाएं, जनता के कल्याण के लिए काम करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, सरकारी कामकाज करना। तो इस तरह से ये इतने काम होते हैं, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए संस्थाओं का गठन किया जाता है। और संस्थाएं कौन सी होती हैं? सरकारी कार्य प्रणाली, जो भी सरकारी कामकाज होते हैं उनको निपटाना, और जो राजनीतिक जीवन का नियम है, जो राजनीतिक जीवन को चलाने के लिए जिन नियमों की जरूरत होती है वो नियम बनाना, उन्हें लागू करवाना, ये संस्थाओं का काम है। तो जी इस तरह से ये संस्थाएं जो होती हैं ये कुछ लोगों का समूह होती हैं और जो जो भी कार्य मैंने बताए हैं इन कार्यों को क्रियान्वित करती हैं। अब क्या संस्थाओं के साथ काम करना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संस्थाओं के साथ काम करने से दिक्कतें ही आती हैं। एक तो काफी लोग होते हैं जिनका विचार विमर्श होता है, उससे क्या होता है किसी भी निर्णय को लेने में और लागू करने में बहुत देर होती है। तो संस्थाओं के साथ काम करके मुसीबतों का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन बिना संस्थाओं के एक लोकतांत्रिक देश में हम काम भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो भी संस्थाएं होती हैं ये कानूनों पर आधारित होती है, कानूनी नियमों को, कायदों को रखकर काम करती हैं। तो कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी पेचीदगी वाली है, जटिल प्रक्रिया है, बड़ा लंबा समय लेती है। इसलिए कहा जाता है कि संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए, लोकतंत्र में किसी भी कार्य को करने के लिए जिन सभाओं की, जिन जो एक जगह लोग इकट्ठे होकर कोई भी काम करते हैं वो संस्थाएं कहलाती हैं। तो जो आज का लोकतंत्र है उसमें भारत में लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। कौन सी? पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। कौन सी? फर्स्ट संस्था, सबसे पहली संस्था कौन सी बताई गई है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। सेकंड संस्था जिसमें हम प्रशासनिक अधिकारियों को लेते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तीसरी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये 3 जो मेन पार्ट्स हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, वो ये हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ काम करता है, प्रशासनिक अधिकारी सरकारी कर्मचारियों की मदद से, और सर्वोच्च न्यायालय विवादों को निपटाने के लिए। इस तरह से 3 प्रकार की संस्थाएं जो मुख्य रूप से किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाती हैं। अब हम अपने देश भारत में लेते हैं, जो हमारे देश की जो मुख्य जो संस्था है कानूनों को बनाने वाली, कार्यों को लागू करने वाली, वो है संसद। और संसद का जो नेता होता है वो है प्रधानमंत्री। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला पार्ट है हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। आज हम उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उठाकर प्रधानमंत्री बना देगा या अपनी मन पसंद जो भी पसंदीदा व्यक्ति है उसको प्रधानमंत्री नहीं। इसके लिए भी एक कंडीशन होती है कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके आता है उसी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बाकी मंत्रियों से परामर्श होता है
राष्ट्रपति सलाह लेने के बाद उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, अब हम इस टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुन सकता। जो लोकसभा में बहुमत हासिल करके आया होगा उसी नेता को वो चुन सकता है। अब प्रधानमंत्री के काम क्या है? सबसे पहले प्रधानमंत्री एक प्रमुख कड़ी होता है किसके बीच? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की प्रमुख कड़ी क्यों है? क्योंकि मंत्रिमंडल में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जितने भी विचार विमर्श होते हैं, उन सब की जानकारी कहाँ तक देता है? राष्ट्रपति तक। और राष्ट्रपति के सभी कार्य जो भी होते हैं उनकी जानकारी मंत्रिमंडल तक देता है, उसके विचारों को मंत्रिमंडल के सामने पहुंचाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक अहम कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है। सेम उस तरह से जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारी जो भी समस्याएं होती हैं हम अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोलते हैं और वो उस चीज को आगे रखते हैं मैनेजमेंट या मैडम तक, और मैडम जो भी आदेश देती हैं या सर जो भी कुछ कहते हैं वो हम तक ला कर देते हैं। तो दोनों के बीच की कड़ी कौन है? कोऑर्डिनेटर्स। इसीलिए रखे गए टाइम बचे, जो भी चीज हमें कहने के लिए दूर चल कर ना जाए, हम अपने कोऑर्डिनेटर से डिटेल में बात कर सकें और हम अपनी समस्या को सुलझा सके। इसी तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है कि कुछ मुद्दों को तो वो खुद ही सुलझा लेता है, बाकी जो होते हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल की सूची राष्ट्रपति के पास भेजता है कि कितने मंत्रियों को उसने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। लगभग 60 से 70 और ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने मंत्री वो रखता है। मंत्रिमंडल में अगर वो किसी के काम से संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक उसका काम नहीं है, या कोई आपराधिक मामला सामने आता है, या कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई उसके खिलाफ गवाही होती है, या न्यूज वगैरह में कुछ सुनता है कि उस गलत पाया जाता है, तो वो उस मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है प्रधानमंत्री। इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन भी वही करता है और मंत्रियों की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रियों को अगर हटाना पड़े तो हटाने की काम भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा एक हमारी संसद का मजबूत सदन है, शक्तिशाली सदन है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता यही करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण यही करता है, मंत्रियों की नियुक्ति यही बनाता है। तो क्या मंत्रिपरिषद बनाने के बाद अगर कोई अध्यक्षता करनी है, कोई मीटिंग लेनी है, तो कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेगा। जैसे कि हमारी नियुक्ति सर करते हैं या टीचर्स की नियुक्ति सर या मैडम करते हैं, तो जो कुछ भी कहना होता है केवल उन्हीं को राइट है। वो हमें बुलाकर डांट भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं और हमारे हित के लिए हमें कुछ निर्णय भी दे सकते हैं। तो ये काम भी प्रधानमंत्री का ही होता है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति वो करता है, तो मंत्रियों की पूरी जिम्मेदारी, उनके कामों का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की होती है। विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाकर रखता है। ऐसा नहीं है कि उसने मंत्रियों के वित्त विभाग बांट दिए, रक्षा मंत्री बना दिया, स्वास्थ्य तो उनके ऊपर ही छोड़ दिया। वो उनके पूरे कामों की देखभाल करता है, पूरी उनकी नियुक्ति के साथ उनके विभागों की भी देखभाल करता है। विदेशी मामलों में भी उसका हस्तक्षेप होता है। देखिए, विदेशी मामलों के लिए आपने देखा मोदी जी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी किसी चाइना जाते हैं, रसिया जाते हैं, तो किसी किसी से मिलकर वो अपने देश की प्रोग्रेसिव प्लानिंग बनाते हैं। कभी उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, कभी फैक्ट्री लाते हैं, कभी राष्ट्र के इनकम बढ़ाने के लिए, सोर्सेज बढ़ाने के लिए, कभी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए, वो विभिन्न, कभी डेवलपमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं। विदेशी लोगों को आमंत्रित करते हैं, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, खुद भी वहां जाते हैं, तालमेल बनाकर रखते हैं ताकि देश को फायदा हो, कुछ हम वहां से सीख सके, उनकी कंपनियों को हम अपने देश में स्थापित कर सके, ताकि हमारे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। तो और रक्षा के मामले में भी विदेशों तक जाता है। चाइना में जैसे भारत, पाकिस्तान और चाइना की जो आए दिन रणनीति चलती है, तो उसमें भी वो हस्तक्षेप करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये आंतरिक और बाहरी, अंदर देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं या देश में जो भी कभी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कभी धर्म को लेकर, कभी समाज को लेकर, तो उन सब के साथ साथ देश के मामलों के अंदर
और भारी सभी मामलों में इसका हस्तक्षेप होता है। प्रधानमंत्री ही उनको संभालते हैं। उसके बाद विदेशी मामलों के साथ साथ ये दल का नेता होता है, और दल का नेता होने के साथ साथ ये राष्ट्र का नेता होता है। प्रधानमंत्री देश का महत्वपूर्ण नेता होता है। लोग इसके विचारों को सुनते हैं, उनका पालन करते हैं। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब लॉकडाउन शुरू में आया था तो प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा लोगों में डॉक्टरों का, हमारे जो ये पुलिस के कर्मी थे, इनका हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने ताली बजाकर, घंटी बजाकर या दीप जलाकर इनका अभिनंदन करके इनको तो प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, ताकि आज इस बीमारी से जो फैली हुई है उससे जूझ सके, लड़ सके। और हमारे डॉक्टरों ने काम भी किया। तो प्रधानमंत्री ने अपने मन के, जो कई बार होता है ना मोदी जी की मन की बात, तो सभी लोग उसको सुनते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं। अब देखिए, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने लोगों को के सामने ये जब आधारशिला रखी राम मंदिर की, तो ये अभिनंदन के रूप में कहा कि सभी लोग चाहे 2 दीपक जलाए अपने घर में जलाए। तो 50% लोगों ने, मैं मानती हूँ कि ऐसा किया भी होगा। हमने भी खुद अपने घर में 5 दिए जलाए थे, क्योंकि हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और हमारा एक 100 सालों से जिस मुद्दे को सुलझेगा नहीं हो सका था, उसकी नींव रखने जा रही थी। तो सभी के लिए खुशी की बात थी। कहने का तात्पर्य ये कि हमने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। अब वो विचार हमें अच्छे लगे, हमें प्रेरित करने वाले थे, इसलिए हमने अपने घर में उनकी बातों को माना और दीपक भी जलाए, डॉक्टरों को प्रोत्साहित भी किया। आप देखना, अब ये जो कोविड-19 है, आज इस समस्या से हम डॉक्टरों की बदौलत ही निकल पा रहे हैं। अपने जान की, अपने परिवार की परवाह किए बिना वो लोग किस तरह से हमें एक रास्ता दे रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के थ्रू वो विचार हम तक आए। हालांकि हम शायद उतना उनका मतलब थैंक्स नहीं कर पाते। विचारों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री जब इतने प्रेरित है हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे पुलिस कर्मियों के लिए, तो हम पीछे क्यों रहे। छोटी सी तो बात, अपने घरों से बैठकर ही तो हौसला अफजाई करना है। तो सभी ने सुना। इसी तरह से प्रधानमंत्री एक दल का नेता होता है, राष्ट्र का नेता होता है। राष्ट्र के भले के लिए, जिन लोगों के लिए वो सोचता है, वो काम करता है, तो उसके लिए हमें भी उनका सहयोग करना पड़ता है। हम भी उनके विचारों को सुनते हैं, प्रेरित होते हैं, और उनका पालन करना हमारी ड्यूटी बनती है। पार्टी का नेता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की पार्टी के निर्धारण में, संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि उसने मंत्रिपरिषद को बना दिया, उसके बाद निश्चिंत हो गया, नहीं। जैसे हमारी नियुक्ति के बाद हमारी मैनेजमेंट, हमारी मैडम हमें मार्गदर्शन करती हैं, हमारी क्लासों का निरीक्षण करती है, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी भी अपने विभागों का, अपने जो मंत्री परिषद है उसका संचालन करते हैं। बार बार जाकर उन विभागों में दखल अंदाजी भी करते हैं, उनके कार्यों की देखरेख भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, मंत्रालयों पर निगरानी भी करते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की कम कार्य नहीं है। हमारे देश की, हमारी संसद की, लोकसभा की एक महत्वपूर्ण एक पर्सनैलिटी है प्रधानमंत्री एक देश के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। आज मैंने इनका वर्णन किया है। अब प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल भी होती है, जिसका वर्णन अब आगे देखिए। ओके, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब हम आते हैं मंत्रिमंडल पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया। अब प्रधानमंत्री जिस मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मंत्री परिषद क्या है? एक बहुत बड़ी निकाय है, बहुत बड़ा संस्था है। इसमें 3 तरह के पद होते हैं, उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है। बहुत बड़ी एक संस्था है जिसमें 3 प्रकार के पदों वाले मंत्री शामिल होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट का मतलब है आपकी जो मंत्री परिषद है, इंग्लिश में इसको कैबिनेट बोलते हैं, हिंदी में मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का सबसे शीर्ष समूह, सबसे जो मेन शाखा है, सबसे ऊपर वाला समूह होता है, ये कैबिनेट मंत्रियों का होता है। इसमें या तो सत्ताधारी पार्टी यानी जिसकी सरकार बनी हुई उसके, या फिर गठबंधन पार्टी के नेता होते हैं। कई बार सरकार बहुमत से हासिल हो जाती है, बहुमत से नहीं होती तो 2 दलों के से मिलकर बनती है, जिसे गठबंधन कहते हैं। तो इसमें सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टी के जो नेता होते हैं वो कैबिनेट बनाते हैं। इसमें मुख्य मंत्रालयों के प्रभारी भी होते हैं। 3 तरह के नेता होते हैं। कौन कौन से? या तो सत्ताधारी पार्टी के, या गठबंधन के,
या फिर मुख्य मंत्रालयों के, और ये मंत्री परिषद के नाम पर बैठक करते हैं, मंत्री परिषद के नाम पर फैसले लेते हैं, इसलिए इन्हें कैबिनेट मंत्री का नाम दिया गया है। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मुख्यमंत्री होते हैं, मेन सबसे ऊपर वाली जो महत्वपूर्ण ब्रांच होती है उसमें शामिल होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं इसमें, कौन कौन से? सबसे पहले प्रमुख मंत्रालय वाले, फिर इसमें मंत्री परिषद के नाम पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो लोग, या फिर गठबंधन सरकार जिनसे मिलकर बनती है वो लोग, और ये सब मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करते हैं और इनके लिए बैठकें करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रभारी का मतलब होते हैं अधिकारी, छोटे मंत्रालयों के नेता होते हैं, प्रमुख होते हैं, और विशेष रूप से जब इन्हें बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, इनके पास निमंत्रण जाता है, तभी ये आते हैं, अन्यथा ये इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता ये कैबिनेट मंत्रियों के कहने पर ही करते हैं। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इन्हें बुलाने पर ही आते हैं। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। ये अपने विभागों के मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। जैसे इनके जो भी विभाग है राज्यों में, जिस तरह की इनकी भाई अपने अपने राज्यों से संबंधित जो भी विभाग इनके मंत्रियों को मिलते हैं, उनकी अपने राज्यों से संबंधित जो भी मदद हो सकती है उसको करते हैं। फिर एक दिमाग में उठता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। आपके एक क्वेश्चन आएगा भी इस तरह का कि सामूहिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? सामूहिक निर्णय, एक मतलब पूरा समूह जिस निर्णय को लेता है, जिसको मानता है, या किसी एक की गलती की वजह से भी वो निर्णय सभी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वो सामूहिक निर्णय या उत्तरदायित्व कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सामूहिक निर्णय किस तरह से? यदि लोकसभा में कोई कानून या बजट रद्द हो जाता है, लोकसभा में कोई भी कानून या कोई भी बजट रद्द हो जाए और जिसे किसी भी मंत्री ने बनाया, जो कैबिनेट का मंत्री हो, तो उसे पूरी जो मंत्री परिषद है उसे सभी का विश्वास पत्र हासिल करना पड़ेगा, विश्वास मत पत्र। अगर वो विश्वास हासिल नहीं कर पाते हैं तो पूरी मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यहाँ ये जटिल प्रक्रिया है, इसलिए लोकसभा में निर्णय लेने में बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत देर के बाद निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी एक मंत्री की वजह से भी वो निर्णय रद्द हो जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्री परिषद एक सामूहिक उत्तरदायित्व की परिषद है, जिसमें या तो सारे पार हो जाएंगे या सभी को डूबना पड़ जाएगा। इस तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये निकलता है। ठीक है, अपना एक टॉपिक जो फर्स्ट है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, वो क्लियर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब हमारा सेकंड टॉपिक जो मंत्री परिषद है, जो संस्थाएं हैं, उसका सेकंड टॉपिक था प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी। वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं? एक संस्था की मदद करते हैं। तो सरकार चलाने में प्रशासनिक सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये प्रशासन के मुखिया होते हैं। अपने अपने जिले के बारे में इनको पूरी जानकारी होती है। नौकरशाह हो या सरकारी कर्मचारी हो, ये मंत्रियों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करवाते हैं। जैसे कि अपने जिले में जिला अधिकारी है डीसी, वो पूरी शांति की व्यवस्था या जिले में जिस तरह की भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको देखना उसका काम है। तो वहां मंत्री नहीं आता, वहां पर जो भी नौकरशाही है, जिला अधिकारी है, वो वहां पर अपने राज्य, अपने क्षेत्र की व्यवस्था को संभालते हैं। प्रशासनिक सेवक अधिक शिक्षित होते हैं बजाय मंत्रियों के। मंत्रियों को केवल अपने मंत्री पद तक की जानकारी होती है, लेकिन जो उस महकमे से रिलेटेड होते हैं उन्हें पूरी जानकारी होती है, पूरी उसके बारे में उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। मंत्री तो कभी कभी अपने मंत्रालय में जाते हैं, कभी बैठ के करते हैं तब जाते हैं, या कोई सेशन अधिवेशन करना हो तब जाते हैं, लेकिन यह निर्णय लेना हो, निर्णय लागू करने देने के बाद लागू करवाने की जिम्मेदारी की किस तरह से उस निर्णय को इस शांति से स्थापित करवाया जाए कि लोगों में रोष भी ना हो और वो कानूनों का पालन भी करें, ये सब देखना प्रशासनिक जो भी सेवक होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि वित्त मंत्रालय में काम करने वाले जितने भी सलाहकार होते हैं वो अर्थशास्त्र के अधिक ज्ञाता होते हैं, उन्हें अर्थशास्त्र की अधिक जानकारी होती है बजाय मंत्रियों के। इसलिए जो भी मंत्री होते हैं अपने साथ साथ एक एक ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जिससे कि हर डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया या फिर
उद्योग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी है, खान है, विभिन्न प्रकार के जो भी मंत्रालय है उनसे संबंधित जो भी एक विशेषज्ञ होता है जिसको पूरी जानकारी होती है उसको वो अपने साथ रखते हैं ताकि वो उसकी अच्छी और बुरी सभी तरह की पहलुओं का प्रकाश डाल सके और उसको फिर जब वो लागू करते हैं तो वहां पर जिला अधिकारी या जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन नियमों को लागू करवाए। जैसे पुलिस के अधिकारी हैं, कोई सुरक्षा से संबंधित नियम है वो करवाएंगे। एजुकेशन के जो भी लोग हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी निकलती है, जो भी निर्णय आते हैं वो किस तरह से लागू करवाने वो हमसे बड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जो ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोग होते हैं और इनको ढंग होता है काम करवाने का, तो एक दूसरी जो संस्था है, पहली कड़ी मैंने बताया था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके बाद आते हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी और उसके बाद आपका टॉपिक आएगा सर्वोच्च न्यायालय जो विवाद संबंधी न्याय को निपटाते हैं। इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज आप याद नहीं कर पाएंगे। लिख लेना और याद कर लेना। सिलेबस आपका बहुत रहता है इसलिए मैंने जल्दी में सारा सिलेबस खिंचवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो और आपकी रिवीजन दी जा सके। ठीक है।